अब हमारा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलप, जैसे कि हमें पता है फ्रेंड्स, जो पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दी है। उसमें फ्रेंड्स 4 स्टेजेस में उन्होंने इसको जो है डिवाइड किया है। इसको हम SPCF भी बोल देते हैं, SPCF शॉर्ट में। मतलब पहली स्टेज जो उन्होंने बताई है वो बताइए सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ से 2 ईयर्स तक के लिए होती है। प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। फॉर्मल ऑपरेशन जो एडोलसेंस से अडल्टहुड तक के लिए होती है। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था। इसमें फ्रेंड्स जो बच्चा की जो एज होती है वो 0 से 2 वर्ष, मतलब बर्थ से 2 ईयर तक के बच्चे जो हैं वो इसमें आती हैं सेंसरी मोटर स्टेज हम इसे बोलते हैं। चाइल्ड लर्न्स एंड थिंक्स फ्रॉम हिज एंड हर सेंसेस। ये जो थिंक्स वाली बात है इस पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जब बच्चा अपने सेंसेस के द्वारा, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा सोचता है। और सेंसेस जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, हम उनके द्वारा इस में बच्चा सीखता है। कैसे? जैसे कि सपोज कीजिए आपने उस बच्चे को कोई गर्म, आपने दूध की बोतल जो थी आप उसे वहां रख के चले गए, लेकिन बच्चे को भूख लग रही है, उसने जल्दी से जाके वो पकड़ ली, तो उसे पता है चलेगा कि वो बोतल गर्म है और वो उसे छोड़ देगा। तो उसकी स्किन ने उसे बताया कि ये गर्म है। अभी वो बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो उसकी किसने बताया? उसको उसकी स्किन ने बताया। आप रोज एक पर्टिकुलर एक बॉटल आप अपने हैंड में कैरी करते हो और उससे उसको रोज हनी खिलाते हो, शहद खिलाते हो, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो जैसे ही आप बॉटल उसको दिखाओगे वो खुश हो जाएगा उस बॉटल को देख के, क्योंकि उससे मालूम है कि अब उसे हनी मिलने वाला है, शहद मिलने वाला है, जो मीठा मीठा होता है। तो उसकी आंखों ने तो उसे ये बताया कि भाई तुम्हें शहद मिलने वाला है, और उसकी टंग ने उसे क्या बताया कि ये मीठा मीठा है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे वो अपनी सेंसेस के द्वारा सीख रहा है या अपनी सेंसेस के द्वारा सोच रहा है, इसलिए ही हम इसे सेंसरी मोटर, मतलब इंद्रिय गत्यात्मक के, हमारी जो सेंसेस हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमारी इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और हमारी मोटर्स, हमारे हाथ पैरों के द्वारा हम एक्टिविटी करते हैं। यही 2 पार्ट्स हैं हमारे जो सबसे ज्यादा इसमें काम करते हैं। अब हर एक स्टेज की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रेंड्स। तो इसकी जो सबसे पहली है ऑब्जेक्ट परमानेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि बताइए किस स्टेट में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। तो वो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था में होती है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है फ्रेंड्स, ये बच्चों में 9 से 1 साल, मतलब 9 से 12 महीने के बाद आनी लगती है। किसी में 9 महीने में आ जाएगी, किसी में 12 महीने में आएगी, किसी में 13 महीने में भी आएगी। तो जब पहले क्या होता है कि बच्चे को आपने ये कोई चीज दिखाई, ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज इसके अंदर छुपा दी, तो बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि जो चीज उसके सामने है वो तो एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, वो उसका तो कोई मतलब कहना चाहिए कि उसकी तो कोई एग्जिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज को छुपा लेते हो, जैसे ही वो चीज उसके आउट ऑफ साइट होती है, वो फिर उसे भूल जाता है, अब वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब उसका कोई मतलब उसकी कोई अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अब वो उस चीज का कोई वर्चस्व ही नहीं है, अब वो उसके लिए खत्म हो गई है, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, तो वो जो वस्तु है, परमानेंस मतलब स्थायित्व, अब वो उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर उसकी छवि बन गई है। अब आपने उसे वो चीज दिखाई, ठीक है, और अब आपने उसे छुपा लिया, तो उसे मालूम है कि वो चीज उसकी आंखों से ओझल हुई है, लेकिन आजू बाजू ही है, उसकी मौजूद है, तो वो इधर उधर देखेगा, उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा कर रहा है, इसके फादर ने ये चीज इसकी यहाँ छुपा दी, तो अब देखिए वो इस शीट के नीचे उस चीज को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी चीज यहीं पर है। ये कब होगा? जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, जब उसके अंदर चीजों की छवि उसके दिमाग के अंदर बन जाती है कि
मेरा टॉय है। जैसे कि इस एज में क्या होता है, बच्चों के कुछ फेवरेट टॉय होते हैं, कोई टेडी बियर हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है, कोई प्लेन या कार भी हो सकती है, कि उसको वो चीज उस खिलौने के लिए वो रोएगा कि मुझे वो चीज चाहिए, मेरा खिलौना है, वो कहाँ है। ये कब होगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस के बाद होगा, वस्तु स्थायित्व के बाद। ऑब्जेक्ट परमानेंस को हिंदी में बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। एक आता है फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट, डेफर्ड इमिटेशन, अनुकरण। जैसे कि हमें मालूम ही है कि इस एज के बच्चे क्या करते हैं, जो भी चीज आप उनके सामने करो उसको रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेशली अपने बड़े भाई बहनों को देख के तो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। वो जिस तरीके से उछल रहा है, वो जिस तरीके से बैठ रहा है, वो जिस तरीके से खेल रहा है, वो सारी चीजें क्या करते हैं, अनुकरण करने लगते हैं, उसको देख देख के करने लगते हैं। एक फ्रेंड्स ये भी बहुत पूछा जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी किस में आता है? ये भी हमारा सेंसरी मोटर स्टेज मतलब इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था में ही आता है। इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि बच्चा है, ये बॉल के साथ खेल रहा है, तभी इसका बड़ा भाई या बहन आती है, उसने बॉल को मतलब हिट किया और वो बॉल उसके अपोजिट साइड में किसी टेबल के नीचे चली गई। तो उसे मालूम है कि वो बॉल उसके पीछे गई है, तो वो अपने बॉडी को मोड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद वो फिर देखेगा इधर उधर कि उसकी बॉल कहाँ है, फिर वो उसको दिखाई देगी अरे वो टेबल के नीचे है, फिर वो वहां पे क्रॉल करता हुआ जाएगा और उस बॉल को लेने की कोशिश करेगा। तो मतलब उसका गोल क्या था, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था कि उस बॉल को प्राप्त करना। तो फिर वो सारी चीजें करेगा, वो सारा वो मतलब निर्देशों का पालन करेगा या वो सारी चीजें करेगा जिससे उसको वो बॉल प्राप्त हो जाए। तो यही क्या होता है हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या गोल डायरेक्टर बिहेवियर। जैसे कि आज आप लोग भी कर रहे हैं, आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपका एक गोल है कि आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या सीटेट या कोई भी अदर टेट या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है, राइट? इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप भी क्या कर रहे हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हो कि मेरा गोल है कि मुझे ये वाला एग्जाम इस बार क्रैक करना है और मैं इसलिए ही ये सारी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये भी आपका क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। और ये जो है ये किस में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों के अंदर ये बिहेवियर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। ईगो सेंट्रिक, अहम केंद्रित होना, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हमने डिस्कस किया था ईगो सेंट्रिक स्पीच। तो इसमें क्या होता है, ये बच्चे का बिहेवियर भी होता है कि वो क्या समझता है, वो किसी और का प्रोस्पेक्टिव नहीं समझता। आप क्या कह रहे हो, आप क्या उसे समझाना चाह रहे हो, वो उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द है। वो खुश तो दुनिया खुश, वो दुखी तो दुनिया दुखी। आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, वो इन सब चीजों के बारे में नहीं पड़ता। वो खुश होना चाहिए, उसकी दुनिया उसी के चारों तरफ घूमती है, वो अपनी जिंदगी का या अपनी दुनिया का केंद्र बिंदु होता है। उसका जितना भी अहम है, वो जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं वो उसी के अंदर केंद्रित होती हैं। चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड एनिमल्स एल्स प्रोस्पेक्टिव, कि वो किसी और का प्रोस्पेक्टिव क्या है, किसी और के विचार क्या है, वो सब चीजें इसमें नहीं समझता। और तो ये किस में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच या ईगोसेंट्रिक वाक जो हमने अभी पढ़ा था, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, या फिर जिसे वाइकोट्स्की ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच का है, वो भी इसी स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमिज्म, जीव को निर्जीव समझना। ये तो आपने बहुत देखा होगा अपने आसपास कि बच्चे क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जैसे कि सपोज वो बच्चा कहीं जा रहा है और ऑल ऑफ सडन वो किसी बेड से टकरा गया और वो रोने लगता है। तो फिर हम मम्मी बोलते हैं अरे बेटा क्या हुआ, आपको चोट लगी? किसने मारी आपको चोट? इस बेड ने मारी? अच्छा मैं इसकी पिट्टी बनाती हूँ। तो मम्मी क्या करती है, 2-3 उस पर थप्पड़ लगा देती है। तो बच्चे को बड़ी खुशी होती है। तो क्या बेड को दर्द हो रहा है? नहीं, बेड को तो दर्द नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे को बड़ी खुशी हो गई कि हाँ जितना पेन इसने मुझे दिया उतना ही पेन इससे मिल गया। तो वो क्या समझता है, वो जो निर्जीव चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी वो क्या समझता है, वो अलाइव समझता है। वो भी सोचता है कि इनमें जान है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उनके जितने भी टॉयज होते हैं ना उन्हें भी खाना खिलाते हैं कि भाई एक बाइट इसे भी खिलाओ, मेरी गुड़िया भी भूखी है या मेरा टेडी भी भूखा है। क्यों? तो क्या वो क्या रियल में खाना खा रहे हैं? नहीं, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि ये जो मेरी डॉल है इसमें भी जान है, ये भी खाना खाती है। तो ये जो एनिमिज्म है, ये जो जीववाद है, वो इस उम्र के
के बच्चों में देखने के लिए मिलता है। और ये सब फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बहुत ज़्यादा पूछ लिया आपसे, बहुत नॉर्मली बहुत इजीली ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बताइए, सेंट्रेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ईगोसेंट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा आपको। बताइए, एनिमिज्म आपको कौन सी अवस्था में देखने के लिए मिलता है, या ईगोसेंट्रिक आपको बच्चा कब मिलेगा, या सेंट्रेशन का गुण उसमें कब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पॉइंट्स में दी हैं, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, एग्जाम्पल के तौर पर आगे आप लिख लीजिएगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता, मतलब क्या होता है कि जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने ये बना दिया, ठीक है, मैंने ये बच्चों को दिखाया, तो बच्चे को ये लगेगा ये कोई बॉक्स टाइप की चीज़ है। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे लाइंस बना दी, और ये मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो ये तो एक हट बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो अब वो इस बॉक्स को भूल जाएगा, अब उसे ये बॉक्स ध्यान नहीं रहेगा कि बॉक्स क्या था। यदि मैं इसको नीचे वाला पार्ट्स को छुपा लूँ या वो मतलब इरेज कर दूं, तो दोबारा से ये बॉक्स आ जाएगा, लेकिन ये बच्चा ये नहीं सोच पाएगा। अब उसका जो ध्यान है अब वो इस पूरी हट पे रहेगा। मतलब क्या, बच्चा एक ही दिशा में सोच सकता है, वो उस चीज को रिवर्स नहीं कर सकता। वो ये मान लेगा कि पानी से बर्फ बन सकती है, लेकिन वो ये नहीं मान पाएगा इस स्टेज में कि बर्फ से भी पानी बन सकता है। तो उसके थॉट्स में इरिवर्सिबिलिटी होती है, वो एक ही डायरेक्शन में सोचता है। हम बोल सकते हैं कि बच्चे में क्या होती है, यहाँ पे वन वे थिंकिंग होती है, वो सिर्फ एक ही दिशा में सोच सकता है, वो अपने थॉट्स को रिवर्सिबल नहीं कर सकता, उसमें अभी सिर्फ एक ही दिशा में वो सोच सकता है। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, अब ये क्या होता है, इलॉजिकल, मतलब वो लॉजिक नहीं लगाता चीजों पर कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, बस हो रही है। जैसे कि उसने कोई भी गोल चीजें देखी, उसने तो उन सबको ही वो बॉल समझ लेगा। वो बॉल से जिस तरीके से खेलता है, आपने उसे ऑरेंज दे दिया तो वो उससे भी उसी तरीके से खेलने लगेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि यार ये फ्रूट है, ये खराब हो जाएगा, या इस तरीके से मैं करूँगा तो खाने लायक नहीं रहेगा, वो ये सारी चीजें नहीं सोचेगा। उसको तो बस ये चीज मतलब बॉल की तरह लग रही है, गोल गोल है, तो मैं तो इसे मारूंगा, ये तो मैं तो इसे बैट से हिट करूंगा ही। तो ये क्या होता है, उसमें ट्रांसडक्टिव थिंकिंग होती है, इलॉजिकल होता है, वो लॉजिक नहीं लगा पाता चीजों के बारे में। और उसमें क्या होता है, सेंट्रेशन, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। सेंट्रेशन क्या मतलब, जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये बच्चा खेल रहा है, तो और इसकी क्या है, इसकी ये बहुत सारी टाइप्स की वो है शेप्स हैं, जैसे कि ट्राइंगल है, ठीक है, कोन है, ये सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो ये सारी शेप्स के साथ वो खेल रहा है, और ये सारी क्या है, कलरफुल शेप्स हैं। कैसी शेप्स हैं ये सारी, कलरफुल। तो यहाँ पे उसका दिमाग इन शेप्स के ऊपर नहीं है कि इसकी शेप क्या है, मैं इसको देखूं कि ये रेक्टेंगल है, या ये ट्रायंगल है, या ये सर्कल है, या ये क्या है। उसका दिमाग अभी किसके ऊपर है, उसका दिमाग सिर्फ इसके ऊपर है कि वाओ यार ये तो बहुत सुंदर लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है मुझे, कितने सारे कलरफुल ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं। तो उसका सेंट्रेशन मतलब केंद्रीयकरण, उसका फोकस सिर्फ एक बार में एक ही चीज पर होगा। इस टाइम के बच्चों को आप या तो एक बार में कलर की नॉलेज दे सकते हो, या आप एक बार में शेप्स की नॉलेज दे सकते हो। आप सोचो कि मैं दोनों चीजें साथ में बता दूं तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो अभी एक ही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, 10 चीजों के ऊपर, या उसके दूसरे जो पहलू हैं वो उनको समझ नहीं पाता। एक चीज और है हमारी सिंबॉलिक थॉट्स। अब सिंबॉलिक थॉट्स का क्या मतलब है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी आपने देखा ही होगा कि जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें बड़ा मजा आता है मोबाइल देखने में, और पेरेंट्स बहुत ज्यादा चर्चा भी करते हैं आपस में कि अरे देखो वैसे तो इसको ABCD भी नहीं आती, लेकिन यूट्यूब खोल लेंगे भाई साहब, या यूट्यूब खोल लेंगे और उसको अपनी राइम्स भी लगा लेता है। तो कैसे कर पाता है वो, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो सिंबल है, उसे ये नहीं मालूम कि ये यूट्यूब है, उसे ये मालूम है कि जब ये सिंबल है, यदि मैं इस पे प्रेस करूंगा तो मुझे क्या, किस पे मैं पहुंच जाऊंगा, इसके थ्रू मैं राइम्स सुन सकता हूँ, या मैं कार्टून्स देख सकता हूँ, या फिर बहुत सारे बच्चों के वो टॉम वाले वो भी आते हैं आजकल ऐप्स वगैरह, या फिर वो क्या एप्लीकेशंस होती है वो डाल देते हैं पेरेंट्स। तो उसे मालूम है कि ये जो बिल्ली बनी हुई है, यदि मैं इस पे वो करूंगा, मतलब इस पे क्लिक करूंगा तो ये अलग अलग तरीके की हरकतें करने लगेगी, वो उसे पसंद है। तो यहाँ पे वो सिंबल्स के थ्रू
सीख रहा है, उसको नहीं मालूम कि ये यूट्यूब है, ये क्या काम करता है। उसको ये मालूम है मैं इस सिंबल पे प्रेस करूंगा तो मैं जो देखना चाहता हूँ वो मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे के कैसे होते हैं, सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं, वो सिंबल्स को ज्यादा अच्छे से पहले ग्रैब करता है और उनके थ्रू वो इजीली सीख पाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। अब इसमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, मतलब मूर्त चीजों के बारे में क्या होती है, तार्किक सोच आने लगती है। मूर्त चीजें क्या होती हैं या कॉन्क्रीट क्या होती हैं, जिन्हें वी कैन फील या वी कैन टच, वो सारी चीजें क्या होती हैं कि वो क्या होती हैं, वो कॉन्क्रीट थिंग्स होती हैं। जैसे कि आपने कोई टेडी बियर छू रहे हो, या आप कोई बच्चा जो है वो स्टोन छू रहा है, या वो पानी में खेल रहा है, तो वो उसको महसूस कर सकता है, तो उनके बारे में कुछ लॉजिक भी लगा सकता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ये इतना हार्ड होता है, ओहो इससे तो फिर मेरी स्किन भी रफ हो जाएगी यदि मैं इस तरीके की उस पर, यदि इतनी रफ ये स्टोन्स वाली जो रोड है, यदि मैं इस पर गिर जाऊंगा क्योंकि इतनी रफ है, तो इस पर मेरी यदि मैं गिरूंगा तो मेरी ऑब्वियसली स्किन भी छिल जाएगी। तो इस तरीके से वो एक लॉजिक उसमें आने लगता है उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को वो छू सकता है, फील कर सकता है, टच करता है, महसूस कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाता है। इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, इसका क्या मतलब है, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है नोन टू अननोन, मतलब बच्चा पहले उन चीज़ों को अच्छे से सीखता है जो उसके लिए नोन है, जो उससे संबंधित है, उसके बाद वो एक जनरल की तरफ बढ़ता है, फिर वो ये चीज़ समझ पाता है। जैसे कि उसने अपनी फैमिली में अपनी मम्मी देखी, अपने पापा देखे, अपने दादा दादी देखे, उसके बाद वो कहीं अपनी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया तो उसने देखा कि यार उसके भी मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, दादा दादी हैं, मतलब जिस तरीके से मेरी फैमिली है कि ये चीज़ सिर्फ मेरी ही नहीं है, जिस तरीके से ये मेरी फैमिली है उसी तरीके से वो दूसरे की भी फैमिली है और तीसरे की भी फैमिली है, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स की इसी तरीके की फैमिली है। तो वो यहाँ पे नोन टू अननोन जा रहा है कि पहले उसे सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में जानकारी थी, अब उसे दूसरे की फैमिली के बारे में भी जानकारी है कि जिस तरीके से मेरी फैमिली में काम होते हैं उसी तरीके से दूसरे की फैमिली में भी काम होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा नोन टू अननोन जाता है, उसकी जो रीजनिंग है वो पहले अपने बारे में होती है कि अब वो अपनी जो चीज़ें उससे रिलेटेड होती है उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में समझता है, फिर वो और चीज़ों के बारे में समझता है कि यार ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, ये पूरी और जो दुनिया है उनके लिए भी इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। कंजर्वेशन, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो, ये पियाजे ने भी एक्सपेरिमेंट किया है कि वो एक बच्चे को 2 बीकर दे दिए, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर उन्होंने फिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक बीकर तो वहीं रहा और एक बीकर का पानी एक लंबे से बीकर में पलट दिया। अब क्योंकि ये लंबा बीकर है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा भर जाएगा, क्योंकि ये चौड़ाई में कम है और लंबाई में ज़्यादा है। और बच्चे से पूछा कि बताइए इसमें क्या इन दोनों में सेम वाटर है, तो वो क्या बोल पाएगा कि हाँ सेम है। क्यों? क्योंकि अब वो ये समझने लगा है कि शेप और साइज चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यदि 10 ml वाटर इसमें पहले था तो इसके अंदर भी बेशक ये ज़्यादा लग रहा है लेकिन है इसके अंदर भी 10 ml वाटर ही। तो ये क्या होता है, ये कंजर्वेशन का गुण होता है और ये इस एज के बच्चों में आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब उलटने का गुण, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चा जो है उसमें क्या हो रहा था इससे पहली वाली अवस्था में कि बच्चा जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोच पा रहा था, उसकी वन वे थिंकिंग हो रही थी, वो वाटर टू आइस पे ही फोकस कर रहा था। वो क्या फोकस कर रहा था कि भाई वाटर से सिर्फ आइस बन सकती है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि आइस टू वाटर भी बन सकता है, ये भी रिवर्स प्रक्रिया है। तो इस तरीके से अब वो चीज़ों को एक वन वे डायरेक्शन में ही नहीं समझता बल्कि वो रिवर्स में भी उन चीज़ों को समझने लगा है। डिसेंट्रेशन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जो बच्चा है वो कलरफुल चीज़ों के साथ खेल रहा है तो उनकी शेप्स पे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन अब उसके अंदर डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। अब वो इसकी शेप्स पे भी ध्यान दे रहा है कि भाई ये रेड कलर का जो स्फीयर है, ये येलो कलर का ट्राइंगल है, ये ब्लू कलर का रेक्टेंगल है, ये
येलो कलर का स्क्वायर है, और ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेरी ब्लॉक्स हैं, मैं इनसे नई नई को जोड़ सके कुछ नई नई चीजें भी बना सकता हूँ, नई नई आकृतियां बना सकता हूँ। तो अब बच्चे में डिसेंट्रेशन का गुण आ जाता है, मतलब अब वो एक से ज्यादा पहलुओं पे गौर कर सकता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक साथ उसने दो चार चीजें आपने देख ली, अच्छा इसकी ये क्वालिटी है, अच्छा इसकी ये क्वालिटी है, इसमें से बहुत सारी टाइप्स की साउंड्स आ रही हैं, इसमें बहुत सारी टाइप की लाइट्स आ रही हैं, इससे जो है मैं खेल भी सकता हूँ, इससे मेरे फ्रेंड्स और मैं दोनों खेल सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीजों पे एक साथ ध्यान दे सकता है, क्योंकि उसमें अब कौन सा गुण आ गया, डिसेंट्रेशन का। अब आता है हमारा सीरिएशन। अब ये क्या है, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब जैसे कि हमने आपको देखा ही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब घटते क्रम में लगाना या बढ़ते क्रम में लगाना। जैसे कि हमने बच्चे को दे दिया कि बताइए इनमें से जो है सबसे जो है इसको घटते क्रम में लगाइए, तो बच्चा बता देगा कि 32 जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या किया उसने, इसे सीरियल में लगा दिया कि क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया। तो अब इस उम्र के बच्चों में ये क्वालिटी आ जाती है कि ये चीज बढ़ते हुए क्रम में लगानी है। तो ये आप इसको डिफरेंट तरीके की वो भी देख सकते हो कि बताइए जो सबसे छोटी चीज है उसे सबसे पहले रखना है, तो बच्चा रख देगा कि ये चीज जो है हमारी ये सबसे छोटी है, तो ये सबसे पहले आएगी, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो इस तरीके से वो क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को लगा सकता है, अलग अलग तरीके से उनकी शेप और साइज के अकॉर्डिंग भी लगा सकता है, नंबर्स में भी लगा सकता है, बहुत सारी तरीके से उसको अब क्रमबद्धता का ज्ञान हो गया है। और ये जो है ना कंजर्वेशन, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट तो सभी कुछ है, वो कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर के दिमाग का भरोसा नहीं कि वो क्या निकाल के आपको दे दे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं उनको हम बोल देते हैं कि भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी कुछ और ये सब पॉइंट्स में है। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रख लोगे और थोड़ा सा भी आपको इससे रिलेटेड जो स्टोरी या एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ वो याद रह जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो हमारी फोर्थ और लास्ट स्टेज है, विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशन, जैसे कि औपचारिक संचालन चरण। ये जो होती है ये 11 वर्ष एवं इससे ऊपर का जो होता है वो इसी में आता है। इसमें क्या आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त विचार। अमूर्त विचार वो होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप फील नहीं कर सकते, जैसे कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमने सिर्फ सुना हुआ है, ठीक है, कि इस तरीके से हमारा सन है, इस तरीके से हमारी अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, वीनस है, शुक्र है, मंगल है, शनि ग्रह है, ये सारे ग्रह इस तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन हमने देखा तो नहीं है ना एग्जैक्टली। तो अब हम उनके बारे में सोच सकते हैं, अपनी परिकल्पनाएं, अपनी थीसिस बना सकते हैं कि अरे इस तरीके से हो रहा होगा, तो यदि हमारी गैलेक्सी में ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे भी ऐसा हो रहा होगा। मतलब इस तरीके के थॉट्स, जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं उनके बारे में भी अब हमारे अंदर विचार आने लगते हैं। डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग हमारी क्या होती है, निगरात्मक तर्क। इसमें क्या होता है, बच्चा अननोन टू नोन जाता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब बच्चे को आपने कुछ ऐसा बताया जो उसके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ है, और उसके बाद आप उसे कंसेप्ट पे लेके जा रहे हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई थ्योरम उसे सॉल्व करके दी और उस थ्योरम से आपका कोई फॉर्मूला ड्राइव हुआ, उसके आप बताओगे अब इसके अनुप्रयोग या फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। अब वो बच्चा जो है फिर उन एप्लीकेशंस को देखेगा कि अरे हाँ ये तो हमने करा हुआ है, अच्छा ये किससे संबंधित है। इस तरीके से कि आप बच्चे को कोई पहली ऐसी चीज़ दे रहे हो जो उसके लिए बिल्कुल अननोन है, उसके बाद आप उसे एक ऐसी चीज़ पे लेकर जा रहे हो जो उसके लिए नोन है, जिसको वो जानता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मतलब काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। इसमें क्या होता है कि आप बच्चे को कोई थ्योरी दे रहे हो या बच्चे ने कोई ऐसे देखा, या फिर हम ये भी देखते हैं कि शेयर्स मार्केट इतने ऊपर जा रहे हैं, शेयर्स मार्केट इतना नीचे जाएगा, या जो हमारा इंडिया है वो इतनी देर तक इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये थ्योरीज पे ही तो बेस्ड है कि कोई जो इंडिया या कोई भी कंट्री है वर्ल्ड का, उसकी जीडीपी इतनी है या वो इस तरीके से काम कर रहा है या उसके अंदर इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसने इस तरीके से ग्रोथ करी है।
तो ये सब हाइपोथेटिकली तो है, कोई चीज़ ये टेबल पे आप ये सब चीज़ों को छू तो नहीं पा रहे हो, तो वो इस तरीके की कल्पनाएं बच्चा कर सकता है कि इससे ये चीज़ें हुई हैं, तो यदि वो ये थ्योरी कर रहा है तो इससे भी ये चीज़ें वो प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इमेजिनरी ऑडियंस, अब इसका क्या मतलब है, इस उम्र के बच्चों को अपने आप को देखना करना, अपने आप को समझना बड़ा अच्छा लगता है, सजना संवरना, उसको ये लगता है कि पूरी दुनिया उसे देख रही है। ये उसकी इमेजिनेशन होती है कि हर किसी का फोकस मुझ पे है, मैं हूँ हीरो या मैं हूँ हीरोइन, सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे देखना चाहते हैं, मुझे भी इस तरीके का बनना है कि सारी दुनिया मुझे देखे। तो उनके दिमाग में एक काल्पनिक ऑडियंस बसी हुई होती है और उससे उन्हें ये लगता है कि सब लोग मुझको देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये पियाजे की 4 स्टेजेस और उनसे रिलेटेड थ्योरी के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं पियाजे से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आऊँगी। और क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी तो इसमें मैंने 1-2 चीज़ें नहीं डाली हैं, जैसे कि पियाजेज मॉरल डेवलपमेंट, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा है, पूछा जाता है। और 1-2 चीज़ें और हैं जो मुझे कवर करनी है, प्लस क्वेश्चंस भी, तो ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, बिकॉज आपका एक लाइक या आपका एक कमेंट या आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। और मैं प्रयास कर रही हूँ कि अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।